नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। अपनी बैच में आप लोग संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ रहे हैं। आपकी परीक्षाओं के हिसाब से केवल न्यूमेरिकल से ही नहीं बल्कि लॉजिक से, डेफिनेशन से, रिलेशन से सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। मैं वैसे ही सवालों का कलेक्शन जो आपको ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में आपकी बैचेस में मिला हुआ है, वो मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ। एक एक करके सभी लोग सवालों को देखिए। इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया मैथ्स का टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पूरा सोल्यूशन बोर्ड फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा मैथ वाला जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे कि एक कनेक्टिविटी, एक रेगुलरिटी हमारी आपके साथ बनी रहे और हम सभी लोग यहाँ पर इन पूरे सेशंस का उपयोग अपनी परीक्षा की तैयारियों में कर पाए। वीडियो को क्योंकि पब्लिक है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहली यहाँ पर संख्याओं के वर्गीकरण, नंबर सिस्टम का एक पार्ट है बेसिकली, इसके सवाल से। तो मैं आपको सवाल पर ले चलता हूं। अगर आप मेरे साथ लाइव हैं तो आप एक एक करके सभी सवाल का सोल्यूशन खुद से करते चलिए। इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताते चलिए। सभी अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर जिसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो कि नाइदर टर्मिनेटिंग ना रिपीटिंग, ना तो विभाजित हो, ठीक है, ना तो विभाजित हो, ना तो विभाजित हो और ना ही आवर्ती हो, ना ही आवर्ती हो, इन्हीं को हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, अपरिमेय कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्याएं जो कि ना तो विभाजित हो ना ही आवर्ती हो, वही अपरिमेय है। अगर हम आप इनको सॉल्व करते हैं किसी तरह से, किसी कैलकुलेशन से, तो कुछ ऐसे लिखी जाती हैं 2.13983। ऐसा कोई इनका देखिए टर्मिनेशन नहीं है, डॉट डॉट बढ़ता गया और कोई रिपीटिशन नहीं है, किसी एक पद को, दो पद को हमने दोहराया नहीं, आवर्ती की तरह नहीं लिखा, यही अपरिमेय है। लेकिन जो सवाल इसने प्रेजेंट किया है वो प्रॉपर हेरेरिकी सी है, मतलब जो रिलेशंस बने होते हैं उसकी वजह से है। हेरेरिकी के हिसाब से अगर चला जाए तो सबसे पहले सम्मिश्र संख्या होती है। अगर आप ऐसे ध्यान से देखिएगा तो क्लियर होगा। संख्याओं की जो कंप्लीट ओरिजिन होती है वो सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपकी वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या। दूसरी आपकी काल्पनिक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। वास्तविक संख्या दो भाग बढ़ती है, तो एक आपकी परिमेय होती है और दूसरी आपकी अपरिमेय होती है। करेक्ट है। अब यहाँ से इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण रुक जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं तो पूर्णांक होता है, भिन्न होता है। तो सबसे पहले इसने लिखा पूर्णांक। तो पूर्णांक तो किसी हालत में नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, तो पूर्णांक को काट दीजिएगा। काल्पनिक, क्योंकि इसका कोई इसके साथ रिलेशन तो है नहीं, काल्पनिक को भी काट सकते हैं। पूर्ण संख्या वो होती है जो जीरो से शुरू होती है, तो अभी एक परिमेय संख्या के रिलेशन में आती है, तो उसको भी हम काट सकते हैं। वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर सीधा इसका संबंध देखिए वास्तविक से है। हम लोग कह सकते हैं कि यह संख्या जो आपकी अपरिमेय होती है, अगर डी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि यह एक वास्तविक संख्या है, तो बिल्कुल हम रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर आप एक दिमाग में रखिएगा, अगर हमको ये लिख करके दिया होता है कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है तो गलत हो जाता, लेकिन सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक होती है, एकदम सत्य है। बल्कि सभी परिमेय संख्या भी वास्तविक होती है, इसमें भी हमको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको डी ऑप्शन एकदम करेक्ट, परफेक्ट समझ में आ रहा होगा। सभी लोग इसका उत्तर लगा लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलिएगा। एक अभाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या मतलब एक ऐसा नंबर जिसके पास केवल दो गुणनखंड हो। पहला गुणनखंड एक होता है, अंतिम गुणनखंड यानी खुद ही होता है नंबर। ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, जो स्वयं तथा एक से ही विभाजित हो, वही अभाज्य है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग सबसे पहला अभाज्य 2 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 7 लिखते हैं, फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है। अब आपको मैंने क्लास में बताया भी है, इसका एक नेचर और होता है। अगर हम 3 से बड़ी अभाज्य संख्याओं को देखें तो सारे नंबर 6n -1, ठीक है, और +1 के रूप में लिखे जाते हैं। या तो 6 के पहाड़े में आने वाली संख्या से एक ज्यादा होते हैं या तो एक कम होते हैं। इसके अलावा मैं भी बताया था कि जो पहली अभाज्य संख्या है वो एक सम संख्या भी होती है, क्योंकि हम अभाज्य की शुरुआत एक सम संख्या से करते हैं। बाकी जितने अभाज्य हैं सबके सब विषम हैं, बाकी जितने अभाज्य हैं सबके सब विषम हैं। केवल और केवल पहला अभाज्य आपका एक सम संख्या होता है, बाकी सब विषम होते हैं। अब लिखा है 2 से ज्यादा भाजक, भाजक मतलब फैक्टर, 2 से ज्यादा, मैंने आपसे कहा केवल दो गुणनखंड। अगर हम गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड के रिलेशन से चले, तो ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड, इसीलिए देखिए एक को भी छोड़ दिया जाता है। अगर कभी आपसे डिस्कस करा जाए एक क्या है, तो आप इसको ना तो भाज्य बोलते हैं ना अभाज्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसके गुणनखंड सोचिए तो केवल एक ही है और खुद है, इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर नहीं होता। तो 2 से ज्यादा भाजक होते हैं तो पूरी तरह से गलत हो गया। केवल खुद से और एक से ही विभाजित होते, एकदम परफेक्ट सही है, यही बात मैं बोल भी रहा हूँ डिफिनीशन में। इसका कोई भाजक नहीं होता है, गलत बात है, क्योंकि वो खुद से कटता है और एक से कटता है तो भाजक तो 2 बन ही गए हैं। धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये प्योर पॉजिटिव ही है। अगर सही पूछा जाए तो अभाज्य केवल प्योर पॉजिटिव है, ये धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। इसके लिए जो सही उत्तर हो रहा है वो बी ऑप्शन हो रहा है। तो बी ऑप्शन केवल खुद से और एक से ही विभाजित होते हैं, इससे हम आप एकदम क्लियर कर पा रहे हैं।
दूसरा सवाल आपका डन होता है। ऑप्शन नंबर 20 सवाल के लिए राइट सोल्यूशन बनकर आएगा। अगला सवाल देखिएगा, जीरो क्या है। जीरो को लेकर के मैंने क्लास में भी अपडेट किया था और अभी भी मैं बता देता हूँ। जीरो को देखिए, इसमें कभी विषम बोल रहा है, कभी सम बोल रहा है, कभी दोनों सम तथा विषम बोल रहा है। इनमें से कोई नहीं की बात कर रहा है। मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले जीरो को दिमाग में रख लीजिएगा। जो शून्य होता है, देखिए शून्य को लेकर के कितनी बातें हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जीरो को हम लोग एक सम संख्या की तरह कंसिडर करते हैं। जब कभी आप लोग सम को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं जिस संख्या के अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, वह संख्या सम संख्या है। विषम वह संख्या है जो कि अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रखता हो। अगर डिविजिबिलिटी के आधार पे जाए तो वह संख्या जो 2 से कट जाती है पूर्णतः, वह सम होती है। तो जीरो दुनिया की सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है, इसलिए 2 से भी कटता है। 2 से कटता है तो सम होना तय है। लेकिन जब काउंटिंग की बात की जाती है, गणना की बात की जाती है, तो काउंटिंग हमेशा 1 से प्रारंभ होती है। इसलिए जब कभी गिनती में नंबर्स लिखे जाते हैं, प्रथम 4 सम संख्याएं, 5 सम संख्याएं, 400 सम संख्याएं ऐसे लिखे जाते हैं, तो शुरुआत 2 से की जाती है। बाई नेचर आप दिमाग में रख लीजिएगा, शून्य एक सम संख्या है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके देखिए, अब सम संख्या तो चलो ठीक है। सम संख्या के साथ साथ सबसे पहले इसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूर्ण से भी पहले आप एक चीज, इसको भाज्य संख्या भी कह सकते हैं, भाज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि आप यह बहुत सारे नंबर से कट जाता है, मतलब सबसे बल्कि कट जाता है। इसके अलावा देखिए, मैंने बोला सम संख्या है, भाज्य संख्या है, पूर्ण भी है। पूर्ण संख्या भी शुरू 0 से होता है। पूर्णांक भी है, इसको आप पूर्णांक भी बोल सकते हैं, करेक्ट। इसको पूर्णांक भी बोल सकते हैं, इसको परिमेय भी बोल सकते हैं, वास्तविक भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इतने सारे रिलेशन से इसको हम लोग, या इतने सारे अलग अलग नाम से इसको हम संबोधित कर सकते हैं। सवाल में तो बहुत ही क्लियर और बहुत छोटा सा स्टेटमेंट दिया, विषम तो होगा नहीं, क्योंकि यह जो है 2 से कटता है, और जो 2 से नहीं कटता है वो विषम होता है। इसलिए विषम तो बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। सम संख्या के बारे में अपडेट कर चुका हूं कि सम संख्या होती है, दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकती, या तो सम ही होगी या तो विषम। तो हम लोग सम पर मुहर लगा चुके हैं, तो इनमें से कोई नहीं भी कट जाएगा। बी ऑप्शन आपके लिए राइट सोल्यूशन होगा। हम चौथे सवाल पर, एक क्या है। एक, एक के बारे में जान लीजिए। विषम है, यस विषम तो है, क्योंकि अंत में एक है। सम तो हो नहीं सकता, सम का मतलब है 2 से कटना। अभाज्य संख्या एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, नाइदर प्राइम नार कंपोजिट, ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, करेक्ट है। ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, दिमाग में रखिएगा। इसलिए यहाँ पर आप इसको अभाज्य से खत्म कर दी। इनमें से कोई नहीं गलत है, क्योंकि हम विषम संख्या बोल चुके हैं। तो पहला ऑप्शन अगर आपने लगाया है विषम संख्या के रूप में एक को, तो एकदम परफेक्ट सोल्यूशन है, राइट सोल्यूशन एक हो जाएगा। कमेंट करते चलिएगा, बताते चलिएगा। 2 के लिए क्या सत्य है, देखिए 2 के बारे में बात करते हैं। सम अभाज्य संख्या, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने शुरुआत में भी बताया कि अभाज्य संख्या की शुरुआत 2 से ही होती है, और 2 एक सम अभाज्य संख्या बिल्कुल होता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या मतलब 1 है, 4 है, 9 है, ये सब पूर्ण वर्ग है जो किसी के वर्ग होते हैं। किसी पूर्णांक के वर्ग ही पूर्ण वर्ग होते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसको छोड़ दीजिएगा। एक पूर्ण घन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी किसी पूर्णांक के घन होते हैं। जैसे कि अगर पूर्ण, ये तो पूर्ण वर्ग हो गया मान लीजिए, और पूर्ण घन मतलब 3 का, मतलब अपने ही नंबर का 3 बार मल्टीप्लीकेशन, जैसे 1 है, 9 है, 27 है, ये सब पूर्ण घन होते हैं। सॉरी 9 नहीं, ठीक है, 1 है, 8 है, हाँ 27 है, ये सब पूर्ण घन होते हैं। तो पूर्ण घन का मतलब किसी संख्या का, किसी पूर्णांक का घन होना, 3 बार मल्टीप्लाइड होना, तो ये भी नहीं है। एक भाज्य संख्या, भाज्य भी नहीं है, क्योंकि 2 क्या है बताइए, अभाज्य है। 2 पहली अभाज्य, और पहला स्टेटमेंट इसके लिए ट्रू होगा कि यह एक सम अभाज्य संख्या होती है। मतलब अभाज्य तो होती है, लेकिन साथ साथ यह सम संख्या भी होती है, इसलिए इवन प्राइम इसको बोला जाता है, सम अभाज्य संख्या कहा जाता है। अगले सवाल पर आइए, एक अभाज्य संख्या क्या है। अभाज्य संख्या के बारे में सुनिए, देखिए कुछ रिलेशंस हैं। एक सम संख्या है, प्योर क्या सम संख्या है। जैसे हम कभी कोई किसी के बारे में एक परसेप्शन या थॉट आपको दे दे, तो थॉट सार्वभौमिक है, यह बात माने रखता है। ये अलग बात है कि अभाज्य सम होता है, पहला ही अभाज्य सम होता है, लेकिन प्योरली इसका कहने का अर्थ है कि प्योर हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या एक सम ही है, तो ये गलत बात हो गई। विषम ही है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि शुरुआत ही सम से होता है। जैसे अगर किसी ने कहा सभी अभाज्य विषम होते हैं, तो गलत बोल रहा है। हाँ, अगर वो कह दे कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य विषम है, तो सही बोल रहा है। तो यहाँ पर इस रिलेशन को दिमाग में रखिएगा। अगर उसने विषम कहा तो भी काट दिया, सम कहा तो भी काट दिया। एक संयुक्त संख्या है, एक कंपोजाइट नंबर है। अब संयुक्त संख्या को हम क्या समझते हैं, जैसे देखिए कंपोजाइट नंबर बेसिकली हम भाज्य बोलते हैं, और अब जब वो अभाज्य ही है तो भाज्य कहां से होगा,
ये भी गलत हो गया। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं इसका राइट सोल्यूशन होगा, अर्थात ऊपर के तीनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। अभाज्य के रिलेशन को तीनों प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आप इसको दिमाग से निकाल दीजिएगा। ठीक है, आइए निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं, जो सही नहीं उसकी पहचान करिए। देखिए पहला लिखा, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य, मैंने डिस्कशन किया 2-3 बार। तो यह तो स्टेटमेंट आपका देखिए हमको सत्य नहीं है, जो गलत है उसको पहचानना है। तो यह सही है, इसको काट दीजिए। जीरो ना तो नकारात्मक है ना ही धनात्मक है, जीरो इज नाइदर नेगेटिव नार पॉजिटिव। जीरो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही दे रहा है, और सही दे रहा था उसको सही की जगह गलत काटेंगे, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है, जो गलत होगा वही अपने लिए सही होगा। यदि p गुणे x सम है, अगर दो संख्याएं हैं, दोनों का प्रोडक्ट सम है, मतलब दो नंबर है p इंटू क्यू, और दोनों का प्रोडक्ट करने पर सम आया है, ध्यान से देखिएगा, तो p तथा q हमेशा सम होंगे। अब सुनिए, मैं आपको बता दूं कि कोई नंबर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, अगर इसका गुणा आपने किसी इवन से कर दिया, मतलब सम से कर दिया, तो सम से करते ही जो रिजल्ट आएगा वो सम होगा। तो इस स्टेटमेंट में इसने देखिए कुछ और बात कही है। इसने कहा कि अगर हम दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट अगर सम आता है तो दोनों का सम होना जरूरी है, गलत बात है। दोनों में दोनों का सम हो तो अच्छी बात है, होगा जरूर होगा, दोनों का सम होगा तो सम तो आना एकदम अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन अगर एक विषम भी होगा ना, वो भी किसी सम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो उसको सम ही बनाएगा। मतलब एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड विद द इवन नंबर इज ऑलवेज बिकम द इवन नंबर, हमेशा सम ही हो जाता है। तो यह स्टेटमेंट भी देखिए सही है, सॉरी ये स्टेटमेंट गलत है, जो उसने लिखा था ये गलत है, तो यही अपने लिए सही है, क्योंकि हमको गलत ही ढूंढना था। ठीक है, अब अगला देखिएगा, क्योंकि उसके हिसाब से उसने कहा कि दोनों का सम होना अनिवार्य है, जबकि हम कह रहे ऐसी बात नहीं। हाँ, अगर ये कहता किसी एक का सम होना अनिवार्य है तब सही बोलता, क्योंकि एक सम और एक विषम का गुणनफल भी सम होता है। मतलब ऐसे सोचिए, किसी भी सम का गुणनफल, किसी किसी सम संख्या का गुणनफल किसी संख्या के साथ हमेशा सम ही जनरेट करता है। यदि रूट एक्स एक परिमेय संख्या है, रूट एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब p बटा q के रूप में लिखा जा सके, तो यक्स हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यक्स हमेशा पूर्ण वर्ग संख्या होगी, बिल्कुल सही बात। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे मान लीजिए अगर पूर्ण वर्ग ना होता 2 होता, तो ए पूर्ण वर्ग नहीं है तो अब हमेशा तुरंत अपरिमेय बन जाएगा। हाँ, अगर यह एक पूर्ण वर्ग रहेगा, जैसे रूट 4 है, रूट 1 है, रूट 9 है, तो इनका ओपन होना 1 बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, इस तरह से एक परिमेय बन जाता है। ठीक है, तो यह भी सही था, तो सही था तो अपने लिए तो गलती था, अपने को तो गलत ढूंढना था, गलत में हमको सी ऑप्शन मिल रहा है, मैं सी ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ। अगर अब भी अगर आपको डाउट होगा, किसी को कंफ्यूजन होगा स्टेटमेंट में, तो बता दीजिएगा, हम उसका सोल्यूशन दे देंगे आपको। निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, जो गलत है उसको ढूंढिए फिर से। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एकदम सही बात है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्या, सोचिए कौन कौन सी, 2 है, 3 है, 7, 5 है, 7 है, और तो कोई नहीं होती, ये भी सही है। इसका मतलब अगर एक अंक की बात किया जाए, एक अंक में 4 अभाज्य होती है, 2, 3, 5, 7, एकदम सही है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, ये भी गलत है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं कैसी हो सकती है बताइए, अभाज्य शुरू से ही 2 से होता है, और 2 एक सम संख्या है। तो आप अगर कह सकते, ये कहते कि 2 को छोड़कर सभी अभाज्य विषम होती, तो हम मान लेते, लेकिन जो लिखा हो तो गलत हो गया। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप में, हाँ ये सही है, कि अगर अभाज्य की काउंटिंग में करूं तो अभाज्य की काउंटिंग अपरिमित रूप से अनेक होती है, मतलब अनंत हो सकती है, समझ रहे हैं, ये भी सही है। अब सुनिए हमको कैसे उत्तर लगाना है, कंफ्यूज मत होइएगा। पहला स्टेटमेंट सही था, बिल्कुल सही बात है, बी भी सही था, ए भी सही था, डी भी सही है, बट हमको किसको लगाना पड़ेगा, सी को। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये गलत है, हमसे गलत पूछा है ना, जो गलत है उसको बताइए। तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, गलत है, तो यही अपने लिए सही है, मतलब यही ऑप्शन आपको टिक करना होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन बाई स्टेटमेंट करेक्ट हैं, लॉजिक से डेफिनेशन से सबके सब सही है, तो उनको हम आंसर नहीं मान सकते हैं। आंसर किसको मानेंगे, जो गलत था, और गलत कौन था, सी ऑप्शन था। निम्न में कौन सा कथन असत्य है, इसमें भी असत्य ही पूछ रहा है, डिफरेंट पूछ रहा है, मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। दो इकलौता सम अभाज्य है, एकदम सही बात है, दो ही तो है, ओनली द इवन प्राइम नंबर। सभी परिमेय संख्याएं अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, ये बात गलत है। इनका कहना है कि सभी परिमेय संख्या अनावर्ती मतलब रिकरिंग डेसिमल होती है, जिनको हम लोग काट नहीं पाएंगे, जो टर्मिनेट नहीं होंगी। जबकि आप जान लीजिए, अगर संख्याएं परिमेय हैं तो परिमेय को आप टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, अगर टर्मिनेटिंग हो गई तो टर्मिनेटिंग का मतलब शांत हो गई, और नॉन टर्मिनेटिंग भी लिख सकते हैं, मतलब अशांत हो गई। ये अलग बात है कि कुछ परिमेय संख्याएं अशांत होंगी,
और अशांत होने का मतलब जब जैसे 1/3 है, 3 से आप भाग करो एक को, 0.33333333 बढ़ता जाए तो 0.3 के ऊपर 12 लगा के दिखाया जाता है, इसी को रिकरिंग कहा जाता है। तो है तो कुछ अपरिमेय रिकरिंग, लेकिन इसने सभी के लिए कहा है तो इसने एक प्रकार से गलत बोला है, और गलत बोला है तो यही तो आपके लिए सही हो जाए, क्योंकि हमको असत्य ही ढूंढना है। तो बी ऑप्शन की तरफ मैं जा रहा हूं। बाकी चेक कर लीजिए। शून्य एक सम पूर्णांक है, एकदम सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं आवर्ती दशमलव संख्या, ऑल रैशनल नंबर आर द रिपीटिंग डेसिमल, ये भी वही चीज कह रहा है। सभी परिमेय संख्या, अब देखिए यहां पर कुछ आवर्ती और अनावर्ती की बात हो रही है, मतलब इसने ये सही बोला है। देखिए यहां पर हम मिस कर रहे थे, जबकि ये जो लिखा है ना अनावर्ती दशमलव, यहां पर समझिएगा, और यह आवर्ती दशमलव, अगर यह अनावर्ती बोला था तो एकदम सही बोल रहा है। अगर ये देखा जाए तो सही बोल रहा है, तो मतलब इसको हम नहीं ले सकते हैं। यहां पर जाइए, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसने कहा सभी परिमेय संख्याएं अनावर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं, ऑल रैशनल आर्म नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यह भी एक तरह से अगर देखा जाए ना तो बेसिकली ये भी गलत ही बोल रहा है, क्योंकि सब नंबर अगर हम परिमेय लिख रहे हैं ना, तो परिमेय में कुछ रैशनल, कुछ आपके टर्मिनेटिंग होंगे, कुछ नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ये दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ सही लागू नहीं हो सकती हैं। समझ रहे हैं? जैसे इसने कहा सभी परिमेय संख्या आवर्ती होती हैं, ये भी गलत है, और इसने कहा सभी परिमेय संख्या अनावर्ती होती, ये भी गलत है। तो हमको तो गलत ढूंढना था, और गलत में अगर देखा जाए तो बी और डी दोनों आ जा रहे हैं, दोनों गलत हैं। बाकी पहला और सी दोनों सही है, लेकिन और बी और डी की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो ऑप्शन सही है, तो इसमें बी की तरफ भी जाऊंगा एंड डी की तरफ भी जाऊंगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप दोनों को सही मानिए, क्योंकि दोनों ही गलत हैं, दोनों ही असत्य हैं, दोनों भी डिफरेंट हैं। फिर से एक बार समझ लीजिएगा, अगर परिमेय है तो परिमेय शांत भी होता है और अशांत भी होता है, मतलब आवर्ती भी होता है, अनावर्ती भी होता है। टर्मिनेट होना, जैसे दशमलव के कुछ अंकों के बाद ही टर्मिनेट हो जाए तो अनावर्ती हो गया, और अगर नहीं टर्मिनेट हुआ तो आवर्ती हो गया। तो कुछ परिमेय तो अनावर्ती होंगे, अशांत होंगे, सॉरी आवर्ती होंगे, अशांत होंगे, कुछ अनावर्ती होंगे जो कि शांत होंगे। इसने दोनों को दोनों से जस्टिफाई किया तो गलत बात है। इस सवाल का राइट सोल्यूशन है, आपने नोट किया, बी और डी दोनों ऑप्शन इसमें करेक्ट होंगे, क्योंकि दोनों बाई स्टेटमेंट बाई लॉजिक गलत है। ठीक, चलिए सबसे छोटी ऋणात्तर, अब ऋणात्तर का वर्डिंग समझ, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव प्राइम इंटीजर, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, ये सोचिए ए पॉजिटिव, सबसे छोटी ऋणात्तर, ऋणात्तर मतलब नॉन नेगेटिव अभाज्य संख्या, तो दो ही है। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से है? दो से है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी इसको बोल सकते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहां पर दो ही होती है। पाई क्या है? अब पाई एक सिंबल है जो कि रेडियन की तरह भी यूज किया जाता है, और पाई का मान मेंसुरेशनल 22/7 होता है, और इसको 3.14 से भी हम प्रेजेंट करते हैं। क्या होती है बताइए? अपरिमेय, इरेशनल। अब बोला इसने अपरिमेय मतलब इरेशनल है, तो पाई को पहले दिमाग में रखिए, जब जब पाई आपको वैल्यू में दे तो परिमेय है, चाहे 22/7 है, चाहे 3.14 है, तो परिमेय है। लेकिन पाई सिंबल के रूप में क्या है पता है? अपरिमेय है। सिंबल के रूप में अपरिमेय है, और वैल्यू के रूप में परिमेय है। जब जब वैल्यू होगा तो परिमेय होगा, जब जब सिंबल होगा तो अपरिमेय होगा। क्योंकि पाई को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। 1 पाई हम रेडियन की तरह यूज कर रहे हैं, 1 पाई हम मेंसुरेशनल 22/7 यूज कर रहे हैं, 1 पाई का मान 180 डिग्री होता है उसकी तरह यूज करें, हम जस्टिफाई नहीं हो पाते हैं, इसलिए पाई हमेशा एक अपरिमेय बोला जाता है। हाँ, 22/7 किसी ने लिख दिया तो उसको हम परिमेय बोलेंगे, 3.14 लिख दिया किसी ने तो परिमेय बोलेंगे, बट अगर पाई लिखा है तो अपरिमेय है। परिमेय तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत काट दीजिए, पूर्णांक हो ही नहीं सकता, अभाज्य हो ही नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन ही सही है। 22/7 ये तो सही है, मैंने अभी भी बताया परिमेय है, परिमेय है। ठीक है, तो परिमेय है, बाकी जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, पहला ऑप्शन है परिमेय। अब देखिए इसमें समझिएगा, 0/-5 लिखा है परिमेय, 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या कौन होगी? पहले एक बात जान लीजिए, जैसे 0/-5 लिखा है, अब फिलहाल -0 तो लिखा नहीं जाता, लेकिन ऐसे समझिएगा, जैसे -a/b लिखा है, a/-b लिखा है, ठीक है, -a/b ऐसे लिखा है। पहली चीज दिमाग पर, ऑल आर सेम, ये सब एक ही है, मतलब वैल्यू में सब एक ही जैसे हैं। ये अलग बात है कि एक का नेचर पॉजिटिव था, एक का नेचर नेगेटिव था, हम इसमें नहीं लिख सकते थे क्योंकि जीरो के साथ हम दर्शा नहीं सकते हैं। इसने कहा कि हमें ये जो वैल्यू दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज जीरो, याद रखिएगा, 0/समथिंग, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दिस विल ऑलवेज बी जीरो, ये जीरो है। अब इसने कहा जीरो से बड़ी परिमेय संख्या, तो जीरो से अगर कोई ग्रेटर है, कोई नंबर है और ग्रेटर देन अगर जीरो है, इट मस्ट बी पॉजिटिव, यह हमेशा धनात्मक होता है।
तो अगर 0 से कोई बड़ा है तो धनात्मक है। जब हमने देखा कि -1/4 तो नेगेटिव है, ये तो छोटा हो गया। जैसे ऐसे लाइन पर भी सोच सकते हैं, लाइन पर आइए तो समझ में आती है बातें। ये लाइन है, यहाँ 0 है जिसका मान 0/-5 से प्रेजेंट किया गया है। इधर कोई जाएगा तो छोटा होगा नेगेटिव में, और इधर जाएगा तो पॉजिटिव होगा जो बड़ा होगा। अब आप देख रहे हैं -1/4 तो छोटा है क्योंकि नेगेटिव है। -3/-8, जब हम इसको हल करेंगे -3/-8 को, तो माइनस माइनस से खत्म होगा, बिकम 3/8। एक से छोटा रहेगा लेकिन यहाँ कहीं रहेगा, अर्थात 0 से तो बड़ा ही रहेगा ना। तो 0 से बड़ा रहेगा तो हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं बी ऑप्शन को। इधर देखिए -2/7, अब -2/7 नेगेटिव है, -1/3 नेगेटिव है, तो हम इसके लिए बी ऑप्शन को प्रेफर कर रहे हैं। सही उत्तर के रूप में हम लोग बी ऑप्शन लगाएंगे। 13वें सवाल का राइट सोल्यूशन होता है। 14, निम्नलिखित में कौन कथन सही नहीं है, जो गलत है। दो पूर्णांकों का योग हमेशा पूर्णांक होता है, एकदम सत्य बात है। कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए, कोई भी दो इंटीजर आप उनको जोड़ेंगे तो यू गेट ऑलवेज इंटीजर। ठीक है, हमेशा आपको इंटीजर मिलेगा। इंटीजर मींस दिस वन, इंटीजर मींस दिस वन, माइनस इनफाइनाइट सो ऑन, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन प्लस इनफाइनाइट। इनमें से किसी दो को जोड़ लीजिए, यू गेट इंटीजर। हमेशा आपको इंटीजर ही मिलेगा। किसी भी दो को जोड़िएगा 0 के साथ या किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव, यू गेट, क्योंकि इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय कौन है, a/b, दूसरा कौन है, c/d। चाहे 0 बन जाए चाहे नेगेटिव आएगा तो एक परिमेय ही ना, मतलब e/f आया, ये परिमेय ही मिलेगा, ये भी सही है। हमको जो सही नहीं उसको ढूंढना है, तो हम तो 2 सही पाए हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होती है। अब इस पर थोड़ा लॉजिक है। अगर अपरिमेय लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 + √3। अब इसमें देखिए, एक अगर परिमेय है दूसरा अपरिमेय है, एक अगर क्या है, परिमेय है, और दूसरा अगर अपरिमेय है, इनका जो जोड़ बनकर आएगा वो अपरिमेय ही आएगा। दो परिमेय का जोड़ परिमेय होता है, लेकिन एक परिमेय और एक अपरिमेय का जोड़ हमेशा आपको अपरिमेय मिलता है। अब एक अपरिमेय ए है और एक अपरिमेय और ले लेता हूं, अगर घटा भी दो तो भी अपरिमेय मिलेगा। बट इन दोनों अपरिमेय को जब मैं जोड़ूंगा तो ये खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 4। तो दोनों तो अपरिमेय थे, लेकिन इनका जोड़ क्या बनकर आया, परिमेय बनकर आया। तो ये जरूरी नहीं है, अक्सर ऐसा होता है कि अगर दो अपरिमेय लीजिए और उनको जोड़िए तो हमेशा लगभग आपको अपरिमेय मिलता है। लेकिन ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है। जिसका एग्जाम्पल देख रहे हो, दो अपरिमेय थे, ये भी अपरिमेय था, ये भी अपरिमेय था, दोनों को जोड़ा तो आपको क्या मिला, परिमेय मिला कि अपरिमेय, परिमेय मिला ना। इसलिए इस स्टेटमेंट को जिसने लिखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होता है, गलत लिख रहा है, और अपने को गलत ही ढूंढना था। तो सी ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। इसको देख ले, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, ये सही है। प्राकृतिक का मतलब कहां से शुरू करेंगे, 1 से। अब इनमें से किसी दो को जोड़िए तो आपको प्राकृतिक ही मिलेगा। ये भी सही था, तो सही तो हमारे लिए लेना नहीं था, तो हम लोग पहला ऑप्शन सही था, दूसरा सही था, तीसरा लास्ट सही था, गलत था सी ऑप्शन, तो सी को हम लोग राइट सोल्यूशन लगाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यदि यम तथा यन क्रमशः 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, याद रखिएगा 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य होती है। कितनी, 15। ये हो गया यम। 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को। और 1 से 100 तक की अभाज्य जो होती है वो 25 होती है। ये आपका यन हो गया। इसने कहा यम प्लस यन कर दीजिए, तो 15 + 25, तो 15 + 25 कितना हो जाएगा, 40। 15 + 25, 1 सेकंड। इसने क्या बोला, यम तथा यन क्रमशः 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। तो यम प्लस यन का मान हमसे पूछ रहा है, तो 15 + 25 कितना होता है, 40। यहाँ पर ए हमसे पूछा, अगर यम माइनस एन पूछा होता तो 10 आता। यम प्लस एन तो 40 ही होगा ना। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कुल 15 अभाज्य हैं, 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य हैं। अब अगर जोड़ पूछा है तो 40 ही आएगा, ऑप्शन में नहीं लिखा है। अगर हम जैसे इस तरह से इसको दिमाग में कैलकुलेट करके रखिए, 1 से 50 तक कितने अभाज्य हैं, 15 हैं। 1 से 100 तक कितने हैं, 25 है। अगर आप इसको कैलकुलेट भी करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका प्रोसेस है, मैंने आपको बताया भी था। देखिए, अगर हम आप ऐसे डिसाइड करें 1 से 15 तक हम आपको बताना चाहें, 1 से 50 तक, सॉरी सुनिए, आप एक काम करिए, 2 और 3 को छोड़ दीजिए, इसको छोड़िए, बाकी देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 चाके 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। अब इसके आगे तो जाना नहीं है। सुनिए क्या होगा, 1 घटाइए 5, 1 जोड़िए 7, 1 घटाइए 11, 1 जोड़िए 13, 1 घटाइए 17, 1 जोड़िए 19, 1 घटाइए 23,
एक घट जोड़िए 25 तो होगा नहीं क्योंकि 25 5 से कटेगा। एक घटाइए 29, एक जोड़िए 31, एक घटाइए 35, 35 होगा नहीं 5 से कटेगा, एक जोड़िए 37, एक घटाइए 41, एक घट जोड़िए 43, एक घटाइए 47, एक जोड़िए 49, 7 से कटेगा, पूर्ण वर्ग होता है। अब जोड़िए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसको 8 9 10 11 12 13 2 15, कितने हो गए 15। तो 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं 15 हो गई, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं 25 है, और यम प्लस एन पूछा तो 25 15 40, तो उत्तर होगा 40। हाँ, अगर हमसे पूछा होता एन माइनस एम तो आप कहते हैं कि 25 माइनस 10, तो 25 माइनस 10 कितना हो जाता बताइए, 25 माइनस सॉरी 15, तो वैल्यू कितनी आती, तब 10 आती। तो फिलहाल करेक्ट करिएगा राइट सोल्यूशन इस 15वें सवाल का, जैसे मैंने बताया उस हिसाब से आप लोग जस्टिफाई कर लीजिएगा। कंफर्म हो गया है, मुझे वर्बल याद, मैं प्रोसेस आपको बताया हूँ, एकदम ओरल तैयार कराया हूँ, इसको आप उस आधार पे भी जा सकते हैं, बाकी मैंने प्रैक्टिकली भी समझा दिया कि कैसे कौन होता है। यम 0 तथा 50 के बीच अभाज्य संख्याएं, 0 से 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की बात करिए तो 0 से 50 में भाई अभाज्य अगर सोचिए तो 2 से ही काउंट करूंगा, और 2 से ही काउंट करके हम लोगों ने इसको 15 बोला है, ठीक है। ये हो गया आपका यम, करेक्ट, ये हो गया यम। और यन जो है 50 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं होती है। 25 देखिए 1 से लेकर 100 तक में कितनी थी, 25 थी, और 1 से लेकर 50 तक कितनी थी बताइए, 15 थी। तो जी 50 से 100 के बीच अगर सोचेंगे 10 आएगी, कितनी, 10। यह हो गई यन, करेक्ट। अब हमसे पूछा है यम माइनस यन, अभी वही चीज हम लोग कर रहे थे, ठीक है। पहले तो आपके पास क्या था, यम का मान 15, और अभी अभी इसके बारे में कहा कि 50 से 10, तो यहाँ 15 से 10 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5। ये आपके पास टोटल संख्या कितनी हो गई, 5। तो यहाँ पर 5 आप लोग राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। थोड़ा 0 से 50 कंफ्यूज कर रहा है, जबकि 1 से 50 ही सोचिए, क्योंकि 2 तो कंसीडर करना ही करना था ना। चलिए 5 इसका राइट सोल्यूशन होगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, सुनिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब जैसे देखिए ये सवाल है, इसको चेक करिए क्या आवर्ती है कि नहीं है। मैंने देखा कि डॉट डॉट जा रहा है, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, टर्मिनेटिंग नहीं। अब मैंने देखा कोई पैटर्न तो नहीं रिपीट कर रहा है, यहाँ पर 1 है, 411 है, 411, तो कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। पैटर्न का मतलब सेम वैल्यू रिपीट करे, ऐसा कोई पैटर्न रिपीट ना करे। यहाँ भी पैटर्न ही कह सकते हैं, लेकिन सेम वैल्यू नहीं है। तो यह आपकी क्या है, एक जो है अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय नहीं है, यह अपरिमेय है, करेक्ट है। अपरिमेय में यही कॉन्सेप्ट होता है। अपरिमेय कहता है या तो पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाए, जैसे देखिए ये टर्मिनेटेड है, ये आपका परिमेय है, ये परिमेय है। यह ऊपर बार लगाया है, तो यह भी आपका परिमेय है क्योंकि आवर्ती है। लेकिन यह आपका अपरिमेय होगा जो पहला ऑप्शन है। अब इसने कहा उपर्युक्त में एक से अधिक, ये जैसे बिहार बीपीएससी का सवाल होता है उस तरह से दिया है, उपर्युक्त में एक से अधिक, हमसे अपरिमेय बोला तो गलत हो गया, तो हम लोग इसको पहले ऑप्शन को लगाएंगे। अगर यहाँ पर एक कहा होता कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तब उपर्युक्त में एक से अधिक लगाना पड़ता है, मोर देन वन ऑफ दीज एबव, तब हम लगाते। जब ये दोनों परिमेय, मतलब हमें से सवाल परिमेय का पूछा होता तब हम इसको लगाते। फिलहाल आपके लिए इसको पहला ऑप्शन यहाँ पर टिक करना होगा राइट सोल्यूशन के लिए। निम्न संख्याओं में कौन सी अपरिमेय है, फिर से पूछा है। 64 का क्यूब रूट 4 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, 64 का 6th रूट, सुनिएगा 64 का 6th रूट ऐसे लगा है ना, तो एक चीज दिमाग में, nth रूट आप अगर x है तो x की पावर 1/n है, 64 की पावर 1/6 करेंगे, और 64 को 2 की पावर हम 6 करते हैं, 1/6 कर 6 6 से खत्म, दिस बिकम 2। ये आपका ए भी 2 है। यही है जो आपका एकदम एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगा। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, 64 का मतलब होता है 4 की पावर 3, और ऑलरेडी पावर 1/4 हो जाएगा, ये सेट नहीं होगा, 4 की पावर 3/4 आएगा। ये आपकी क्या है, अपरिमेय है, ये आपके अपरिमेय है। तो अगर अपरिमेय लगाना है तो डी ऑप्शन लगाइए, बाकी सबके सब पूर्णांक बन जा रहे हैं तो सबके सब परिमेय हैं, ठीक। निम्न में कौन सा परिमेय फिर उसी तरह से है, 1551 5th रूट है, 1331 जैसे तो 11 की पावर 3 होता है, तो 11 की पावर 3 1/3 कर दी 11 बन जाएगा, सही है। 1221 है, 1441 है। अब हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे 1221 है, अब ये देखिए 1551 है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। किसी की पावर 5 है, किसी की पावर 4 है, यहाँ तो समझ में आ रहा है कि 11 की पावर 3 होता है 1331।
अब परिमेय की बात किया जाए तो सही में पूछा जाए तो परिमेय तो यही है, क्योंकि 11 तो यही दे दे रहा है ना। बाकी जितने हैं ना तो किसी के पूर्ण पावर मतलब फिफ्थ रूट है, ना तो किसी का वर्गमूल हो सकता है, इसका वर्गमूल हो सकता है, ना इसका फोर्थ रूट हो सकता है। तो बाकी सब अपरिमेय हैं। कौन कौन? पहला भी, सी भी, डी भी। केवल एक ही ऑप्शन है बी। जैसे क्यूब रूट आप लिखा है कितना? 1331। तो 1331 का घनमूल होता ही 11 है, तो यही एक परिमेय है, बाकी सब अपरिमेय है। तो बी ऑप्शन हम लगाएंगे इस सवाल के लिए परिमेय के रूप में। राइट सोल्यूशन आपके सामने बन जाएगा। ठीक। निम्न में कौन सी संख्या परिमेय, निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है? फिर उसी टाइप से है। जैसे क्यूब रूट 2 - 2। अब यहां पर ये तो भैया इसका घनमूल ही नहीं निकाल पाऊंगा, तो ये तो अपरिमेय हो गई। अपरिमेय पूर्णांक बनना नहीं है। अब क्यूब रूट ऑफ 8 तो 2 ही होता है ना, 8 का घनमूल 3 होता है, और 2 होता है, 2 में से 2 घटेगा 0, और 0 पूर्णांक है तो परिमेय भी है। ऐसे ही 4 का क्या घनमूल निकल सकता है? नहीं निकल सकता, इसको भी काट दीजिए। क्या 12 का क्यूब रूट निकल सकता है? नहीं। तो बी ऑप्शन इसमें परिमेय है। बी ऑप्शन क्या है? परिमेय है। इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। तो 20 सवाल मैंने यहाँ पर टोटल हल करवाए हैं। 20 सवालों को आप लोग ट्राई करिए। आगे फिर से प्रैक्टिस, मतलब ये कंटिन्यू 2 से 3 दिन प्रैक्टिस रहेगी। आज 20 कराए हैं तो कल कोशिश करूंगा 25 से 30 कराऊं। ऐसे ही 2 से 3 दिन के अंदर ये पूरा 70-80 सवाल आपके डन करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इजाजत दीजिएगा। मिलता हूं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन? कोई क्वेश्चंस में कंफ्यूजन है, कहीं पर प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा, जिससे हम उसको स्पष्ट कर दें और आगे कंफर्म कर सके। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।